गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। ओके, अब आप ये देखिए कि नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उस सारे एलिमेंट्स को हम लोग किस में रखते हैं? ग्रुप 15 में रखते हैं। किस में रखते हैं? ग्रुप 15। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड, लिख लेना आप, ऑल्सो कॉल्ड नेक्टोजेन। क्या बोलते हैं इसको? निक्टोजेन बोलते हैं। निक्टोजिन क्या बोलते हैं इसको? निक्टोजिन या निकोजिन बोलते हैं। अब निकोजिन का मतलब क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस सफोकेशन। क्या प्रोड्यूस करता है ये? सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? निकोजिन या नेक्टोजिन, जो भी बोलो इसको। क्लियर हो गया? तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स आते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखते जाना। हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स में। कौन कौन आ गए बताओ जल्दी से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाम पता चल गया आपको। अब ऐसे अगर इसको रिदम के अकॉर्डिंग याद करें, कुछ अपना ट्रिक बना लें, तो इसको बोलते हैं हम नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, अब आ जाओ। यहाँ पर जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये दोनों हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। अभी से याद करते जाना, ये क्या हमारे पास नॉन मेटल्स है। अच्छा, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दोनों हमारे पास क्या आते हैं? मेटेलॉइड्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? मेटेलॉइड्स। और ये जो बिस्मथ है, ये क्या होता है? हमारा मेटल होते हैं। क्लियर हो गया? तो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल्स, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स, और बिस्मथ क्या हो गया? हमारा मेटल हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं इसी के ऑक्साइड की बात कर लूँ, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड, समझ रहे हो क्या होता है? ये एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या बनाएगा? ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है? अब ये जो मेटालॉइड्स है, क्या है ये? मेटालॉइड्स, ये क्या बनाएंगे? हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर है? ये मेटलॉइड्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो आपका मेटल है, ये तो आपको पता ही है कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड। तो हमने ऑक्साइड की बात कर ली यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उसके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे। जो आर्सेनिक और एंटीमनी है उसके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। और जो बिस्मथ है उसके क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को, कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लिख सकते हो फुल फॉर्म, जो रेगुलर क्लास के बच्चे वो मेंटेन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्रैश कोर्सेज की बात करें, नीट की बात करें, तो इस तरह से आप अपने ये सब तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब GEC। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यहाँ पर NS2NP3 NS2NP3 होता है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड है। क्या है ये? हाफ फिल्ड। क्यों? क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एकदम पूरा हाफ फिल्ड है। और ये तो आपको फुल फिल्ड है। ये क्या है आपका? फुल फिल्ड। तो आपको ऑलरेडी पता है कि फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। क्या होते हैं? मोर स्टेबल। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल। क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू, बता दो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं, मतलब मच मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया बात? चलो, अब थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सपोज दैट अगर आपने नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बता दो। 7 होता है। तो क्या बनेगा इसका?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ले लेते हैं हम हीलियम, राइट। यहाँ पे ले लेंगे 2s2 2p3 आएगा। उसी तरह से अगर फॉस्फोरस की बात करें कितना आता है 15 आता है। इसमें कितना जोड़ने का, इसमें आप 8 जोड़ दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। क्या बनेंगे यहाँ पर जल्दी बता दो। हीलियम के बाद क्या होता है नेक्स्ट इनर्ट गैस, हीलियम के बाद आता है नियॉन, तो हमने नियॉन लिख दिया। यहाँ क्या आएगा 3d10, ओके। अच्छा ये फॉस्फोरस है ना तो इसमें डी थोड़ी आएगा, सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा आपका 3s2 3p3, क्लियर है। उसके बाद इसमें कितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चे, तो इसमें आप कितना जोड़ दें 18 जोड़ दें, तो कितना होगा 8 5 13 33 आ जाएगा, क्लियर है। कितना जोड़ देंगे यहाँ पर 18 जोड़ देंगे, क्लियर है। इसी तरह से हम निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बनेगा, हीलियम ले लिया, नियॉन, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम बच्चे, यहाँ पर ले लेंगे आर्गन ले लेंगे इनर्ट गैस, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा 3d10, आगे क्या बनेगा 4s2 4p3 बन जाएगा। तो ये बन गया इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो लास्ट सेल है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है हमारा 2, मतलब नाइट्रोजन जो है वो कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल होगा वही पीरियड नंबर होगा, ध्यान से सुनते जाओ, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल होगा वही पीरियड नंबर। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है जल्दी बताओ, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, कितना थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अच्छा अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है, फोर्थ, हाईएस्ट कौन है 4 है ना, यहाँ 3 भी है लेकिन हाईएस्ट कौन है 4, तो ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स। उसी तरह से निकाल लोगे आप सब कुछ, है ना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने आपको सिखा दिया यहाँ पर, क्लियर है। लिख लोगे, अरे करके दिखाओ या समझ में आ गया आपको, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं जल्दी बताओ, एंटीमनी, एंटीमनी ले लेते हैं। इसमें फिर कितना जोड़ देना आप 18 जोड़ देना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बताओ, आर्गन के बाद क्या बनता है हमारा क्रिप्टन, क्या बनता है क्रिप्टन। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर 3d10 था तो यहाँ पर 4d10 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5s2 5p3, समझ में आई बात हमारी, 5s2 5p3 बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स होगा, तो हाईएस्ट कौन है 5, तो ये आ जाएगा फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स, क्लियर है, क्लियर है। उसी तरह से नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, और लास्ट निकाल लो बिस्मथ। बिस्मथ में क्या होगा बताओ, लास्ट में कौन एलिमेंट्स आते हैं, जेनन आते हैं, क्रिप्टन जेनन, है ना। यहाँ पे एफ ऑर्बिटल की एंट्री होती है, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14। उसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा 5d कितना हो जाएगा 10, पता ही आपको। अब ये 5 था लास्ट में, तो यहाँ क्या बनेंगे 6s2 और 6p3, तो ये आ गए इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता चल गया NS2 NP3 NS2 NP3 NS2 NP3, तो ये बन गया। अब ये कौन सा पीरियड एलिमेंट्स है जल्दी बता दो, आपको हाईएस्ट क्या मिल रहा है 6, तो ये हो जाएगा 6th पीरियड एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो परहैप्स आपको हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया, दीज आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस में बच्चे, एटॉमिक रेडियस में हम क्या करते हैं, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है ना, डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। अब आ जाओ क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ, यही है ना। अब बता दो यहाँ से क्या होने वाला है, आप देखेंगे जो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसकी साइज सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इसकी, उसके बाद इस तरह से, यही होगा ना, मतलब नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी होगी। तो यहाँ से अब आप देखें, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, चलो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस के बीच में, जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आएंगे, कहाँ से कहाँ आएंगे, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं,
डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन की साइज छोटी होगी फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस की छोटी होगी किससे, आर्सेनिक से, आर्सेनिक की छोटी होगी किससे, एंटीमनी से, और एंटीमनी की किससे, बिस्मथ से, होगी ना। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो बिस्मथ और एंटीमनी इस दोनों की साइज़ बड़ी भी कह सकते हैं और स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऐसे ट्रेंड यही होता है। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, करीब करीब सेम भी आ जाता है और कुछ पॉइंट से ज़्यादा तो हम इक्वल भी लिख देते हैं, ठीक है। बट आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आपको सीधा सा याद रखना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब ये हमने कर लिया, यहाँ पर एटॉमिक साइज की बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आता है बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी का कोई काम तो है नहीं हमारे अभी, और थ्योरी आप खुद बना भी सकते हो, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, उसको जेड इफेक्टिव की तरह हम बिहेव कर सकते हैं। तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज। तो जेड इफेक्टिव का तो बहुत कम यूज आता है, आपको सीधा एटॉमिक साइज याद रखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बनाऊं तो बता दो, नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, बिस्मथ। तो ये बन गया हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं है। तो आप ये याद रख लेना, आयोनाइजेशन एनर्जी का यही ट्रेंड बनता है। एक बात और याद रखें कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रुप 14। ऐसा क्यों हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 जो होगा वो ग्रुप 14 से ज़्यादा होगा, ऐसा क्यों हुआ। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या होता है, बताओ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अभी तो बताया था हमने, हाफ फिल्ड, क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पता है ना आपको, ऐसा क्यों हुआ, पता चल गया आपको, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया, आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, आप एक बात और याद रखना कि आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से कम होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से भी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, उसके बाद 2, इसके बाद 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है ना, ये सब तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इट इज़ द अट्रैक्शन फोर्स, इट इज़ द अट्रैक्शन फोर्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, इट इज अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बिटवीन, अप्लाइड फॉर शेयर्ड पेयर्ड, किसके लिए, शेयर्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर है। अब आप एक बात याद रखें, ये तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू होती है, ई एन वैल्यू जो होती है बच्चे, ई एन वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज।
क्लियर है? तो बता दीजिए, अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड बनाऊँ, किसका ट्रेंड बनाऊँ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए। नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, और आपको ऑलरेडी पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन का ही होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है ना, पता ही होगा। फ्लोरीन का वैल्यू कितना होता है? 4, एन वैल्यू 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन क्लोरीन का 3 होता है, पता है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। चलो अब यहाँ पे कौन आएगा? फॉस्फोरस, और यहाँ पर कौन आएगा? आर्सेनिक, उसके बाद कौन आएगा? एंटीमनी, और उसके बाद कौन आएगा? बिस्मथ। क्यों? बिस्मथ तो मेटल है, वो तो मेटालिक प्रॉपर्टीज हो करे, और ऐसा पाया गया कि जो एंटीमनी और बिस्मथ है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू करीब करीब दोनों की क्या होती है? इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं हम लोग, अब हम बात कर लेते हैं एटोमिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एटोमिसिटी की बात करते हैं। एटोमिसिटी मतलब कितना एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक बात नोट करें, मैं कलर चेंज करके यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखो, ऑल मेंबर्स आर पॉली एटॉमिक। क्या होते हैं ये? पॉली एटॉमिक होते हैं। सारे मेंबर्स, नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। बट जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक गैस होता है। क्लियर हुआ क्या? क्या मैंने बताया आपको? जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक सॉलिड होता है, बट नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक गैस। क्लियर है? अब आ जाओ, अगर मैं एटोमिसिटी किसकी बात करूं? एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? N2 लिखते हैं। तो कितने एटम है यहाँ पर? N2 में 2 ही एटम है, 2 होंगे। क्लियर है? अगर मैं एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस के लिए P4 लिखते तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं, चलो ऊपर चलते हैं। आर्सेनिक क्या लिख सकते हैं इसको हम? AS4 लिखते तो एटोमिसिटी 4 हो गई। एटोमिसिटी ऑफ एंटीमनी तो Sb4 के फॉर्म में मिलता है, ये भी क्या हो गया? 4। और इसकी क्या करें? बिस्मथ, तो बिस्मथ का कितना होता है बच्चे? 0। ये इसमें कोई एटम प्रेजेंट, ये कोई भी फॉर्म में नहीं रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ये मेटल है ना, तो मेटालिक फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ये मेटालिक फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसकी एटोमिसिटी क्या होती है? 0 होती है। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछता है कि N2 किस फॉर्म में पाया जाता है, बताओ। N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोरस P4, आर्सेनिक AS4, एंड उसके बाद एंटीमनी Sb4, तो एटोमिसिटी 2, 4, 4 हो जाएंगे। जैसे सल्फर S8, पता है ना आपको, तो उसकी एटोमिसिटी 8 हो जाएगी। तो वो तो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स की बात हुई। तो यहाँ तक क्लियर है एटोमिसिटी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने एटोमिसिटी की भी बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, एज वी नो दैट हम जानते हैं, एज वी नो दैट, अब ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? एज वी नो दैट जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी सब निकाल लेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ जल्दी से? NH2 NP3, NH2 NP3 होता है ना। तो अब यहाँ पर बच्चे, अगर मैं नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी बात करूँ? चलो मैं ऊपर में लिखता हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट में? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिख दो एलिमेंट। क्या लिख देते हैं यहाँ पर? एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के केस में बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -3 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब याद रखना। जैसे फॉस्फोरस की बात करें तो ये भी -3, +3, +5। आर्सेनिक भी, ये भी क्या शो करता है? -3, +3, +5। जो हमारा एंटीमनी है ये भी क्या शो करता है? -3, +3, +5। बट बिस्मथ जो है, बिस्मथ ये आपको किस में मिलेंगे? +3 में मिलेंगे।
ये +5 में शो नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बचे 5 होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 5, ये होता नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट में बिजी हो जाता है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ये +3 ही शो कर पाएगा, +5 शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, अब आपको ये भी पता होनी चाहिए जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है बच्चे, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ये कहाँ से कहाँ लागू होता है, अप्लाई होता है? ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ठीक है, उसके बाद किसमें आता है? ग्रुप 15 में अप्लाई होता है। ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, इस तीनों में ही लग पाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है। ग्रुप 16, 17, 18 में इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए, ये 15 था, तो यहाँ पर भी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेंगे। तो बिस्मथ कितना शो करेगा प्यारे बच्चों? वो +3 ही शो करता है, क्योंकि मेटल है, मेटल तो माइनस में जाएगा नहीं, तो ये -3 भी शो नहीं करता है, +5 भी शो नहीं करता है, सिर्फ +3 शो करता है। मेटल तो पॉजिटिव चार्ज ही बनाएगा ना। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। किसकी बात कर लेते हैं हम? कोवेलेंसी की बात कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, कोवेलेंसी क्या होता है? देखो, कोवेलेंसी होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कोवेलेंसी मतलब होता है, कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंसी मीन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम कोवेलेंसी। उसी को क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंसी बोलते हैं। कितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसी को बोलते हैं कोवेलेंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है वो कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो आप चेक करें, नाइट्रोजन कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 3 बनाता है। 3 बनाता है। कितना बना सकता है नहीं, कितना बनाता है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी बोलते हैं। किसको? कितना, मैं लिख देता हूं यहां पर, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कितना कोवेलेंट, ठीक है, बॉन्ड बनाता है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी। कितना बना सकता है, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी। कितना बना सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कोवेलेंसी, और कितना बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। समझ में आ गई बात? चलो, तो नाइट्रोजन कितने कोवेलेंसी शो करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और, ठीक है, ये तीनों कितना बनाता है? ये बनाता है 5 बॉन्ड बनाता है। और जो बिस्मथ है, अभी तो बताया था, बिस्मथ कितना बना सकता है? 3 बनाता है, क्योंकि +3 शो कर, 3 ही बनाएंगे ना। तो ये हो गए इसकी कोवेलेंसी। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb कितने बनाएंगे? 5। और बिस्मथ कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से हमें बता दो। यहाँ से एंटीमनी। क्लियर हो गया? चलो, अब एक आता है हमारे पास मैक्सिमम कोवेलेंसी। क्या होती है बच्चे? मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब ये क्या बला है, देखो, मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है कि कितना, मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव पार्ट के बच्चे हैं, तो हमें थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी आप लोग, ऐसा मानता हूं कि बोर्ड में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बना सकता है मैक्सिमम, यहां लगा दो मैक्सिमम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी। ओके, अब आपको क्या करना है? कोवेलेंसी में +1 कर देना है, बस कोवेलेंसी में +1 शो कर देना है। तो जो बच्चे नाइट्रोजन है,
उसकी अगर मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं, मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो ये होता है 4। 3 तो होता ही होता है, 4 भी बना सकता है। कैसे, आप देखो नाइट्रोजन और ये H H H H और यहाँ पर प्लस डालते हैं ना, किसका डायग्राम है ये बताओ जल्दी से, NH4 प्लस, किसका है ये, NH4 प्लस। तो यहाँ पर ये किसका है, NH4 प्लस में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाते कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कोवेलेंसी। उसी तरह से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कितना बनाता था, इसकी कोवेलेंसी कितनी थी बताओ जल्दी से, इसकी कोवेलेंसी थी कितनी, कोवेलेंसी थी 3, तो +1 करके किस में चला गया, 4 में। इसकी कोवेलेंसी कितनी है, अरे 5, तो +1 करके किस में चला जाएगा, 6 मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कैसे होता है मैं वो पूरा डायग्राम शो करके नहीं दिखाऊंगा। देखो अगर मैं फॉस्फोरस की शो करूँ तो क्या बनाता है, PCl3, एक बनाता है PCl5, एक बनाता है PCl6, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाता है माइनस, इसके ऊपर आ जाता है माइनस। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो यहाँ पर कितने हैं, +3, तो +3 मतलब 3 कोवेलेंसी हुआ, 3 बॉन्ड बनाए। यहाँ पर +5 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितने चला जाएगा, +6 में चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, +6 में। तो इस तरह से वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 कोवेलेंट, यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, और यहाँ पर 6 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से याद रखिएगा PCl6 माइनस की मैक्सिमम कोवेलेंसी में फॉस्फोरस 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया, कैसे करना है, +1 कर देना सब में, क्या कर देना, +1 ऐड कर देंगे किसमें, कोवेलेंसी में, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमने आपको बताया मैक्सिमम कोवेलेंसी का कंसेप्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमारे चैप्टर में जो पढ़ने के लिए है वो है नाइट्रोजन। क्या हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन। तो थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि थ्योरी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या होता है नहीं होता है। डाई नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, N2, क्या होता है बच्चे, N2 का डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं N, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N होते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी वजह से ये इस किसके तरह बिहेव करता है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी बच्चे, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, थ्योरी पार्ट चाहिए तो उसको कोई नीट में तो आता ही याद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके आइसोटॉप्स की। किसकी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स की बात कर लेते हैं। तो 2 आइसोटॉप्स होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का 7, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 7, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना है। आइसोटॉप्स में मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पर आता है 14, यहाँ पर आता है 15। तो ये 2 क्या है हमारे पास, आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब आ जाओ, अब ये क्या होता है एक बात और, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी तो वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है ये, वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में जल्दी सॉल्युबल नहीं होता है, बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इज ऑल्सो वेरी लो, इज ऑल्सो वेरी लो। तो ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, इसकी कोई बात नहीं है, ये सब आना जाना नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक बात और देख लेना, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्डेड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इट एक्ट्स एज इनर्ट गैस, इट एक्ट्स एज इनर्ट गैस, और इसीलिए मतलब ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इसको जो आप जो खाते हो वो क्या कहते हैं उसको, जंक फूड जो आप खाते हो, जैसे हमारा क्या हो गया कुरकुरे, चिप्स, इसके पैकेट्स में क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एकदम टू दी पॉइंट, चलते हैं हम लोग प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ
नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी बताया मैं। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे लैब मेथड की। किसकी बात करेंगे बच्चे? लैब मेथड। लैब मेथड में हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4, पूरा कहानी नहीं बताऊंगा मैं आपको। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम अमाइड के साथ, सॉरी सोडियम नाइट्रेट के साथ। क्या लिखेंगे? NaNO2, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाता है, साथ में क्या बन जाएगा? NaCl बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वाटर बनेगा। तो यहाँ से दिस इज कॉल्ड लैब मेथड, और यहाँ से हम नाइट्रोजन बना देते हैं। ये क्या हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट है ना, सोडियम नाइट्राइट। उसकी रिएक्शन करवा देते तो बन जाता है आराम से। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर मैं प्योर नाइट्रोजन की बात करूं, प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर नाइट्रोजन को किस तरह से हम लोग बनाते हैं आप देखिए। इसको हम लोग बनाते हैं बेरियम अजाइड से। किससे बनाते हैं? बेरियम अजाइड। फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, BaN3 इसका नाम क्या है बताओ जल्दी से? Ba मतलब बेरियम, और N3 का मतलब क्या होता है? अजाइड। बेरियम अजाइड ले लेते, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड को जब आप क्या करेंगे बच्चे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो बेरियम अलग हो जाता है, सॉलिड मेटल है तो सॉलिड के फॉर्म में, और साथ में नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बेरियम अजाइड से प्योर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं सोडियम अजाइड भी ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो? सोडियम अजाइड, NaN3 सोडियम अजाइड है। इसको भी क्या करते हैं? हम हीट करते हैं, ठीक है। हीट करेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? जिस तरह से बेरियम अलग हुआ उसी तरह से सोडियम अलग हो जाएगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से? उसके बाद आता है हमारे पास एक और मेथड है, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अमोनियम क्रोमेट भी ले सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या ले सकते हैं हम? NH4 ले सकते हैं, Cr2O7। तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट कर दो। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी क्या करते हैं हम? हीट करते हैं। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, ये दो नाइट्रोजन है ना, देखो N2 है, तो यहाँ से नाइट्रोजन अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन अलग हो गया। उसके बाद क्रोमियम के ऑक्साइड बनते हैं, Cr2O3 बनता है, और साथ में आपका वाटर भी रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है? हमारा नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, एक बार आया भी था जेई में। तो इस तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट से हीट करेंगे तो नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? यहाँ से दोनों नाइट्रोजन निकाल देना। अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन है ना, तो बैलेंसिंग करने की बात छोड़ो, हाइड्रोजन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो 4 के साथ 2 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। यहाँ पे देखना Cr ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे? 3 बच जाएंगे। तो बैलेंसिंग कर लेना आराम से, आपको सीधा ये रिएक्शन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हम प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारे प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स, एक बेरियम अजाइड से या सोडियम अजाइड से, और दूसरा क्या हमारे पास? अमोनियम डाइक्रोमेट से। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमोनिया, जो कंपाउंड ऑफ, किसकी बात कर लेते हैं हम? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में पहला कंपाउंड आता है हमारे पास, क्या आता है जल्दी बता दो? अमोनिया। क्या आता है बच्चे? अमोनिया। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? अमोनिया के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में? अमोनिया के बारे में। अब अमोनिया बनता कैसे है? अब ये हैबर प्रोसेस से बनता है, आपको पता ही है हैबर प्रोसेस। इसको डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है, आप जानते हो। N2+3H2 क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा? 2NH3 अमोनिया गैस बन जाता है, ठीक है। बट ये प्रोसेस क्या होते हैं हमारे पास? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस होते हैं बच्चे? ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि आपको अमोनिया बनेगा फिर से वो बैक हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे
और क्या देगा आपको अमोनिया, फिर से इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। तो कभी बनेगा कभी टूटेगा, बनेगा टूटेगा, तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं, सम पैरामीटर्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया पूछा जाता है, याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पैरामीटर यूज करते हैं। क्यों करते हैं पैरामीटर, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कभी बनेगा अमोनिया, कभी वही अमोनिया प्रोडक्ट टूट जाएगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो बन ही नहीं पाएगा, अमोनिया रुक ही नहीं पाएगा, फिर से वो रिएक्टेंट बन जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम पैरामीटर्स और कंडीशंस दैट इज अप्लाइड फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपके पास प्रेशर होनी चाहिए। प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पर 200 से लेकर के 800 ATM तक का प्रेशर यूज करते हैं। सोचो कितना, बहुत मैक्सिमम, वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, इतना प्रेशर यूज करते हैं तब जाके ये बनता है। ठीक है, दूसरा हम क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत हाई चाहिए, 673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए, या केल्विन में ना लोगे तो क्या लिख सकते हो, 450 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक केल्विन ये चाहिए टेम्परेचर, तो आप केल्विन में ले लेना। ठीक है, तो 673 केल्विन के आसपास चाहिए। अब तीसरा पार्ट क्या आता है हमारे भी, ये पहला पार्ट था, है ना। तीसरा पार्ट में क्या ले लेते हैं बच्चे, हम कैटलिस्ट का यूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम लोग फाइनली डिवाइडेड आयरन को, मतलब पाउडर फॉर्म, आयरन का पाउडर फॉर्म मतलब बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े यूज करते हैं आयरन के, तो उसी को बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं प्यारे बच्चों प्रोमोटर्स। क्या यूज करते हैं हम, प्रोमोटर्स भी यूज करते हैं, और प्रोमोटर्स में यूज करते हैं हम मॉलिबीडियम। क्या यूज करते हैं, मॉलिबीडियम यूज कर सकते हो, या फिर पोटासियम ऑक्साइड यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर आपको मिलेगा मॉलिबीडियम और Al2O3। तो ये आपको एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं यहाँ पर। हम क्लियर हो गया। नेक्स्ट बातें, फिफ्थ पॉइंट, जो नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन की रेशियो लेंगे, वो कितना लेंगे आप, 1:3 बाय मास, मास नहीं, वॉल्यूम, ये गैस है ना, तो वॉल्यूम ले लेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है हमारा, गैस है, तो क्या ले लेंगे, वॉल्यूम में ले लेंगे। मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो 3 लीटर हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, तो 1:3 में लेंगे। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, डायग्राम बना के मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, डायग्राम के कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशन है आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। अब अमोनिया हमारा बन चुका है, अमोनिया बन चुका है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो अमोनिया बना, इट इज़ हाईली, NH3 होता है ना, NH3 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये हाईली सोल्यूबल है। क्या होता है, ये आराम से वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। दूसरी बात, अमोनिया इज हाईली, क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विफेबल। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विफाइड, कैन बी इजीली लिक्विफाइड लिख सकते हैं ना। अमोनिया कैन बी, चलो मैं पूरा लिखता हूँ, देखो, अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड, इसको हम आराम से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, या कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट ये हमने देख लिया अमोनिया। अब यहाँ पर हम अमोनिया के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में सबसे पहले हम कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर कंबस्शन। क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कंबस्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, कंबस्शन। कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो अगर आपने सीधा रिएक्शन करवाया,
अगर आपने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया और इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबस्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बना लेगा, यहाँ से नाइट्रोजन बन जाएगा, साथ में क्या बना लेता है, H2O गैस वेपर बन के निकलता है, तो यहाँ तक नाइट्रोजन गैस बन जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर, ये तो पहला पार्ट था, और इफ ध्यान दो यहाँ पर, ये छोटा सा पॉइंट है, इफ combustion is take place, if combustion takes place, if combustion takes place, ठीक है, takes place over the प्लेटिनम वायर, किसके, प्लेटिनम वायर की मदद से किया जाता है। अगर कंबस्शन किसकी मदद से किया जाता है, प्लेटिनम वायर के प्रेजेंस में किया जाता है, तब देन N2 गैस नहीं बनता है, क्या बनता है, NO गैस इज फॉर्म। कौन सा गैस बनेगा, NO गैस इज फॉर्म, याद रखना। चलो इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ से, क्या होगा इक्वेशन, जल्दी बता दो। हमने ले लिया NH3 प्लस O2 ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, जल्दी बताइए। यहाँ पे ले लिया हमने प्लेटिनम का वायर ले लिया, हॉट प्लेटिनम का वायर। तो अब क्या बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन ना बन के NO बन जाएगा, और साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो अब ये NO बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 2 पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर सिंपली हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेंगे, और अगर आपने प्लेटिनम वायर का यूज कर दिया तब आपको क्या बनेंगे, NO बनेंगे। क्लियर हो गया कंबस्शन में। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, किसके साथ, रिएक्शन विथ, पहला तो कंबस्शन था, दूसरा क्या देख लेते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्या बच्चे, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं इसके हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद है ना, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट बनाते हैं, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, जब हमारा क्लोरीन क्या आ जाए, एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो क्या होगा। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन, जब क्लोरीन हमारा एक्सेस अमाउंट में आ जाए, तो हमने क्या ले लिया, NH3 ले लिया और Cl2 के साथ रिएक्शन करवा। अब Cl2 क्या है हमारा, जल्दी बताओ, एक्सेस, बहुत ज़्यादा हमने क्लोरीन ले रखा है, बहुत ज़्यादा हमने क्या ले रखा है, क्लोरीन। तो क्या बनाता है ये, NCl3 बनाता है और साथ में HCl बनाता है। समझ में आया, क्या बना लेगा, NCl3 बना लेगा जब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में रहेगा। क्लियर हो गया या समझ में नहीं आया। दूसरा केस बनता है, ये केस क्या था हमारे पास, ये केस फर्स्ट था। अब आता है केस सेकेंड, अब आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड कहता है व्हेन, अब अमोनिया एक्सेस अमाउंट में आ जाए, NH3 इज इन एक्सेस। अब अमोनिया को अगर हमने एक्सेस में ले लिया तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, ध्यान से देखते जाना। क्या ले लेते हैं हम, NH3 ले लिया, किस में ले लिया जल्दी बताओ, एक्सेस, बहुत ज़्यादा अमोनिया ले लिया और रिएक्शन करवा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो अब क्या बनेगा, NH वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या बना लेता है ये, NH4Cl बना लेगा, साथ में क्या बना लेगा, N2। ठीक है, क्या बना लेगा, N2 गैस बना लेगा। ठीक है, तो अगर हमारा NH3 ज़्यादा है तो क्या बना लेगा, NH4Cl बना लेगा, और अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो NCl3 बनाएगा, NCl3। देखो ना यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 आ गया, तो हाइड्रोजन वाला ज़्यादा बन गया है ना। तो इस तरह से अगर ये नाइट्रोजन, ये अमोनिया ज़्यादा है तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्लोरीन ज़्यादा है तो NCl3 बनेंगे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कितना बार आ चुका है कम्पिटिटिव में, क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, नोट करके मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ। जो NCl3 होता है, NCl3 इज पावरफुल एक्सप्लोसिव, पावरफुल एक्सप्लोसिव्स होते हैं, एक्सप्लोसिव्स, मतलब ये बम्बार्डमेंट के लिए, कहीं पे बॉम्ब बनाने के लिए NCl3 का यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl फॉर्म्स, क्या बनाता है, वाइट फ्यूम्स बनाता है, ये वाइट फ्यूम्स। जो NH4Cl है वो क्या बनाता है, वाइट फ्यूम्स बनाता है। तो इतनी बातें
परहैप्स आपको समझ में आ गया। अमोनिया के रिगार्डिंग, अमोनिया की कंबशन करवा दी हमने, अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी। परहैप्स इतना तक तो सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक या कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी बताओ हमें। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम अमोनिया का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 9, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? एक्वस अमोनिया की। क्या बात कर लेते हैं हम? एक्वस। अब एक्वस अमोनिया क्या होता है? एक्वस अमोनिया क्या होता है बच्चे? ये एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया होता है, इसको हम बोलते हैं NH4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है एक्वस अमोनिया। अरे एक्वस अमोनिया मतलब NH3 प्लस वाटर, NH3 प्लस वाटर, इसी को तो बोलते हैं NH4OH, और इसी को तो बोलते हैं एक्वस अमोनिया। क्लियर हुआ? अब क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या होता है? आप जानते हो कि हमारे पास क्या होता है? NH3 होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं। अब ये क्या करता है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं वाटर के साथ, H प्लस OH माइनस, आपको पता है प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये यहाँ से कंबाइन करके क्या बना लेता है? ये बना लेता है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये बना लेता है NH4, इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये H को एक्सेप्ट कर लेगा, साथ में OH इसी के साथ जुड़ जाता है, NH4OH, और यही हो गया हमारे पास। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं NH4OH। तो दैट इज कॉल्ड एक्वस अमोनिया, यही है एक्वस अमोनिया। क्लियर है? क्लियर है? अब एक्वस अमोनिया क्या है वो तो आपको पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब इसका जो नीट में क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, एकदम टू दी पॉइंट चल रहे हैं। नीट में क्वेश्चन आता है रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया, मतलब NH4OH विथ किसके किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? रिएक्शन ऑफ NH4OH विथ, पहला रिएक्शन करवा लेते हैं हम मेटल्स के साथ एंड नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरा आता है हमारे पास Hg2Cl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। तीसरा होता है हमारे पास नेस्लर रिएजेंट के साथ। किसके साथ? नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट, ओहो, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ, रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवा। नेस्लर रिएजेंट किसको बोलते हैं? K2HgI4 को बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। इसके साथ अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वस अमोनिया रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, हम उसकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के साथ, मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पार्ट देखने जा रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ किसकी? एक्वस, रिएक्शन ऑफ NH4OH विथ किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लो। हाँ चलो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिख दूँ क्या? एक ही साथ लिख देते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों की कहानी एक ही साथ कर लेते हैं। कितना अलग अलग करूँ, दोनों की कहानी एक ही साथ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। सम मेटल्स, सम एलिमेंट्स लिख दो, सम एलिमेंट्स आर सोल्युबल इन किसमें? एक्वस अमोनिया NH4OH, while some are not soluble, कुछ तो सोल्युबल होते हैं और कुछ सोल्युबल नहीं होते हैं। किसमें? NH4OH में, लिख एक्वस अमोनिया में। एक्वस अमोनिया में जब आप मेटल को डालोगे तो कुछ मेटल डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ मेटल डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो मेटल्स विच आर क्या लिख सकते हैं हम? इनसॉल्युबल, विच आर इनसॉल्युबल इन किसमें? बताओ जल्दी से। NH4OH that forms
इनसॉल्युबल पीपीटी। क्या बना लेगा वो? इनसॉल्युबल पीपीटी बना लेगा। तो जो उसमें सॉल्युबल होते हैं वो तो ठीक है, ठीक है, और जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो इनसॉल्युबल पीपीटी बना लेता है। तो जैसे यहाँ पर आता है हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे? इनसॉल्युबल इन होते हैं, इनसॉल्युबल इन NH4OH। जब ये इनसॉल्युबल है तो क्या बनाएगा? जल्दी बता दो। इनसॉल्युबल ही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया क्रोमियम की बात करें तो CrCl3 प्लस किस में डाल दिया इसको? NH4OH। तो ये तो इनसॉल्युबल होता है, तो क्या बना लेगा ये बना लेगा CrOH3 बना लेगा, +3 वाला कंपाउंड बनाएगा, और साथ में क्या बना लेगा? NH4Cl। और ये क्या होता है बच्चे? ये हमारा पीपीटी के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। और कैसा पीपीटी बनाता है ये? ग्रीन पीपीटी बनाता है। क्या बनाएगा ये? ग्रीन पीपीटी बना लेता है। ग्रीन टाइप का सॉलिड बनाएगा और नीचे डिपॉजिट हो जाएगा कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ? अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, ये तो पहला था, ठीक है, क्रोमियम की बात कर लिया। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो AlCl3 ले लेते हैं एल्युमिनियम के केस में, है ना। AlCl3 ले लिया और इसको किस में डाल दिया? इसको डाल दिया NH4Cl में। तो क्या बना लेगा ये बताओ? ये बना लेगा AlOH3 और साथ में क्या बना लेगा उसी तरह से? NH4Cl। अब ये भी क्या होगा? हमारा पीपीटी के फॉर्म में चला जाएगा। तो अब ये किस तरह का पीपीटी बनाएगा? ये बनाएगा वाइट पीपीटी। क्या बनाएगा ये? वाइट पीपीटी बना लेता है। क्लियर है? एक और है, वो भी देख लो। आयरन की बात कर लेते हैं हम, आयरन की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या होता है हमारे पास? Fe। इसका क्लोरीन क्या होगा? FeCl3 होगा ना। इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं हम यहाँ पर NH4OH लेना था, ठीक है, यहाँ पर भी NH4OH लेंगे, ठीक है बच्चे। अब इसकी रिएक्शन करवा लो। क्या बना लेगा ये बना लेगा FeOH3, साथ में क्या बना लेगा? वही बात है, NH4Cl बना लेगा। अब ये क्या होता है? ये भी पीपीटी के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये कैसा बनाएगा? ये बनाएगा रेड ब्राउन पीपीटी। क्या बनाता है ये? रेड ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये सारे एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी बनाता है जब इसको आप अमोनियम, ये एक्वस अमोनिया में डिजोल्व करेंगे तो। क्लियर हो गया? क्लियर है? रिएक्शन सही है। अब आ जाओ दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि मेटल्स विच आर soluble in किसमें? NH4OH and thus forms क्या बनाता है वो? soluble कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो? soluble कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कौन कौन सा मेटल आता है जो सोल्यूबल है अमोनिया में, अमोनियम, ये एक्वस अमोनिया में? तो वो इसमें आता है बच्चे निकल, उसके बाद कॉपर, जिंक, कैडमियम, Ag। तो ये सब जो होते हैं ये सब मेटल एक्वस अमोनिया में सोल्यूबल होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब इसी की सॉल्ट की बात करते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देख लेते हैं हम लोग? रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक की बात करें, निकल की, सब की बात नहीं करेंगे, एक ही की बात, आपको पता चल गया रिएक्शन क्या बनेगा उसी तरह से। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम निकल क्लोराइड NiCl3, Ni पे +2 चार्ज होता है, और इसको हमने डाल दिया किसमें डाल दिया? अमोनियम एक्वस अमोनिया में, तो NH4OH में डाल दिया। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? क्या प्रोडक्ट? इसको एक्सेस में ले लेते हैं क्योंकि ये सोल्यूबल है, तो इसको एक्सेस में डाल देते हैं। क्या बना लेगा ये बताओ? ये बना लेगा उसी तरह से हाइड्रोक्साइड बना लेगा, किसका? +2 का, और साथ में क्या बना लेगा? NH4Cl। जैसे ऊपर रिएक्शन होते थे ना, बिल्कुल वैसे ही बना लेगा Cl। अब ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल है। ये क्या है बच्चे? अनस्टेबल है। सुन रहे हमारी बात? ये जो कंपाउंड है ये क्या है हमारा? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाता है, और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है NiNH3 और इसके ऊपर +2, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। क्या होता है? अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बना ये स्टेबल भी होता है एंड सोल्यूबल भी होता है। क्या होता है?
स्टेबल एंड सोल्यूबल इन वाटर, स्टेबल एंड सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन किसमें, NH4OH में। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो इस तरह से सारे रिएक्शन आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमने मेटल की रिएक्शन करवा ली। परहैप्स वीडियो लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो गया है, तो आज यही तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।